नमस्कार दोस्तों। अनग अकेडमी के आर एस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है, स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है बल्कि आपके आर एस एग्ज़ाम और ख़ासकर इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको इन्हीं संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। तो चलिए आज भारत में स्थानीय स्वशासन की इस पूरी व्यवस्था को, इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है। जब ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है स्थानीय स्तर पर, यानी आपके गांव, आपके शहर के लेवल पर वहाँ के लोगों द्वारा ही वहाँ के मामलों का मैनेजमेंट करना। इसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब शासन की ताकत सिर्फ दिल्ली या जयपुर में ही न रहे बल्कि नीचे तक गांव और शहर के लोगों तक पहुँचे। आपको पता है, भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। हालांकि इसे हमारे संविधान में जगह मिलने में काफ़ी समय लगा। फिर आया साल 1992 और भारतीय लोकतंत्र में दो बड़े मील के पत्थर रखे गए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों, इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब अब ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि कानूनन स्थापित व्यवस्था बन गई। पहले बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। यह जुड़ा है गांव के शासन से यानी पंचायती राज से। इसने संविधान में एक नया भाग भाग 9 जोड़ा और एक नई सूची 11वीं अनुसूची भी शामिल की। इस लिस्ट में पंचायतों के 29 काम दिए गए हैं। और हाँ, इसने 3 लेवल का ढांचा जरूरी कर दिया। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। सबसे खास बात, महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग का गठन ताकि निष्पक्ष चुनाव हों और राज्य वित्त आयोग की स्थापना ताकि पैसों का बंटवारा ठीक से हो सके। ये सब इसी संशोधन की देन है। अब आते हैं 74वें संविधान संशोधन पर। ये जुड़ा है शहरों के शासन से यानी नगर पालिकाओं से। इसने संविधान में एक और नया भाग भाग 9 कै जोड़ा और 12वीं अनुसूची की, जिसमें अनुसूची शामिल की, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कामों की लिस्ट है। और इसने 3 तरह की नगर पालिकाएं बनाई। नगर पंचायत जो गांव शहर बन रहे हैं उनके लिए, नगर परिषद छोटे शहरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, है ना। इसके भी इसमें भी पंचायतों की तरह ही आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग के प्रावधान रखे गए। और हमारे राजस्थान में भी इन्हीं संशोधनों के आधार पर गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और शहरों में नगरीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 भी बनाए। जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि इन संस्थाओं के चुनाव सीधे लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण पेश करते हैं? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब ये जानते हैं कि ये जो स्थानीय निकाय हैं ये काम क्या करते हैं। भाई, इनके काम बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात हमने की थी ना, उनमें देखिए क्या क्या शामिल है। खेतीबाड़ी, ज़मीन सुधार, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, पशुपालन, गांव में घर बनाना, पीने का साफ पानी पहुंचाना, सड़कें बनाना, गांव में बिजली पहुंचाना, गरीबी हटाने के कार्यक्रम चलाना, स्कूल, स्वास्थ्य, साफ सफाई, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास। और शहरों में अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फायर ब्रिगेड, झुग्गी बस्तियों का सुधार। कितनी लंबी लिस्ट है। मतलब आपके आसपास जो भी विकास आप देखते हैं उसमें इन संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब काम करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है। देखिए, इनके पास कमाई के कुछ मुख्य स्रोत हैं। एक तो राज्य सरकार से ग्रांट मिलती है, फिर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर भी कुछ हिस्सा आता है। कुछ टैक्स ये खुद भी लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह।
और हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर भी राज्य सरकार इन्हें संसाधन देती है। पर दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी चुनौती छिपी है और वो है पैसे की कमी या कहें वित्तीय स्वायत्तता की कमी। ये जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं ना, इनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक्सपर्ट्स अक्सर इन्हें 3F की समस्या कहते हैं। जानते हैं ये 3F क्या है? फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, यानी धन, कार्य और काम करने वाले लोग। फंड्स, जैसा मैंने कहा, पैसे की कमी, राज्य सरकारों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, खुद टैक्स वसूलने की क्षमता भी कमज़ोर है। फंक्शंस, काम तो बहुत गिना दिए अनुसूचियों में, पर कई बार राज्य सरकारें वो सारे काम और शक्तियाँ पूरी तरह से इन्हें सौंपती ही नहीं है, खींचतान चलती ही रहती है। फंक्शनरीज मतलब काम करने वाले लोग, एक तो ट्रेंड स्टाफ की कमी है, ऊपर से राज्य सरकार के अधिकारी डेपुटेशन पर आते हैं जिनकी जवाबदेही कई बार स्थानीय नेतृत्व के प्रति कम होती है। और भी दिक्कतें हैं, जैसे बड़े अधिकारियों का हस्तक्षेप, नेताओं की दखलंदाजी, लोगों में जागरूकता की कमी, और हाँ, आरक्षण तो है, पर क्या सच में महिलाएं और कमज़ोर वर्ग के प्रतिनिधि खुलकर फैसले ले पाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये चुनौतियाँ गंभीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है। इन चुनौतियों के बावजूद स्थानीय स्वशासन ने हमारे लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर मजबूती दी है, लोगों की भागीदारी बढ़ाई है, और हमारी राजस्थान सरकार भी इन्हें ताकतवर बनाने के लिए कोशिशें करती रहती है, जैसे ई-गवर्नेंस को लागू करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना वगैरह वगैरह। हाँ, और यह भी महत्वपूर्ण है कि आप राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में की गई पहलों पर भी नज़र बनाए रखें। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आरएस इंटरव्यू के लिहाज से आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो वो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ना, उसके मेन पॉइंट्स बिल्कुल साफ होने चाहिए दिमाग में। राजस्थान में पंचायतों और नगर पालिकाओं का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके क्या काम हैं, ये पता होना चाहिए। इनकी पैसे की स्थिति क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, ये समझना ज़रूरी है। जो चुनौतियां हमने डिस्कस की, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज वाली, वो और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर आपकी राय होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी सवाल, आप आरएएस अफसर बनकर इन लोकल बॉडीज़ को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाएंगे? याद रखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकी भूमिका समन्वय स्थापित करने, मार्गदर्शन देने और इन संस्थाओं को प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करने की होगी। सोचिए, क्या आप योजनाओं को लागू करने में बेहतर तालमेल बिठाएंगे, या उनके स्टाफ की ट्रेनिंग में मदद करेंगे, या फिर पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे? इंटरव्यू में ना आपसे कोई स्थिति आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए वो पूछते हैं, भाई आपके इलाके की पंचायत या नगर पालिका ठीक से काम नहीं कर रही है, आप एसडीएम हैं, क्या करेंगे? सोचिए, आप क्या जवाब देंगे? इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहिएगा। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन सिर्फ सिलेबस का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। और आप जो कल के प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, आपके लिए इसकी गहरी समझ होना बेहद ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अनग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते एक सवाल आपसे, आज की पूरी बातचीत में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।